चैप्टर 1 की शुरुआत में हम कुछ किलर्स को देखते हैं जो कि किसी के सामने खड़े होते हैं और उनके हाथों में हथियार होता है और हमें एक आवाज आती है कोरिया का सबसे टॉप किलर और ज्यादातर किलर का सबसे बड़ा डर जिसने कंपनी को अपने दम के बलबूते खड़ा कर रखा था। और हम देखते हैं उन किलर के बीच में एक बंदा होता है जिसके हाथ में एक नाइफ होती है और वो चारों तरफ से किलर से घिरा होता है और वो बंदा कहता है मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। और वहाँ पे वो चारों तरफ से घिरा होता है और जितने भी किलर्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चेयर पे बैठा होता है और उसके बगल में एक बंदा कहता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। और उस सामने वाले बंदे को देखते हैं हम जो कि अपनी नाइफ के साथ इसके लिए तैयार होता है और वो आई पैच वाला बंदा उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी वो चेयर वाला बंदा अपने हाथ खड़े कर देता है और वो कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो कहता है मुझे यहाँ पे किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बस की तरफ दिखाया जाता है। उसके अंदर वही बंदा होता है जो कि सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है और वो कहता है मैं रास्ते में ही हूँ घर के और हमारा बच्चा कैसा है। उसको कहना है कि उसके डैडी उसे मिस कर रहे हैं। और हम उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि सब बात कर रही होती है और वो कहती है जो बेबी हो मेरे पेट में लात मार रहा है। ऐसा लगता है वो कहना चाहता है कि डैडी को जल्दी आना चाहिए। और वो पर्सन कहता है क्या सच में उसने किक करा। और उसकी वाइफ कहती है वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ पिक्चर्स होते हैं और वो बंदा कहता है मैं हमारे बच्चे की फोटो देख रहा हूँ। और उसकी वाइफ कहती है ऐसा मत करो वो जल्दी पैदा होने वाला है तुम इसके बारे में चिंता मत करो। और हम देखते हैं उस पर्सन के हाथ में जो रिंग होती है उसमें थोड़ी रिफ्लेक्शन आती है और हम देखते हैं उसके पीछे एक पर्सन उसके ऊपर नाइफ से अटैक करने वाला होता है जिसका एहसास उसको पहले ही हो जाता है और वो उस पर्सन के अटैक को डॉज कर लेता है। और कॉल पे उसकी वाइफ कहती है आखिर वो आवाज कैसी थी। और हम देखते हैं बस में जो दो बंदे पीछे बैठे होते हैं वो कहता है इसके हाथ में नाइफ है और दूसरा बंदा कहता है पुलिस को कॉल करो। और जो उसके आगे लड़की बैठी होती है वो कहती है प्लीज हेल्प मी। और वो नाइफ वाला पर्सन कहता है मैं किसी को मारने वाला नहीं हूँ तो तुम यहाँ पे चिल्लाओ मत। और वो बाकी को कहता है तुम सभी लोग चले जाओ सिर्फ इसको छोड़ के। और वो बंदा एमसी के ऊपर नाइफ करके रखा होता है और सभी लोग उस बस से भाग रहे होते हैं। और मेन कैरेक्टर कहता है हनी मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ। तभी वो किलर अपने नाइफ से मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिसको मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है। तभी मेन कैरेक्टर किलर की ओर देखते हुए उसकी कलाई को पकड़ लेता है जिस हाथ में नाइफ होता है और वो उसके हाथों को अपनी तरफ खींच के उसके ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है जो कि बहुत खतरनाक पंच होता है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है और उसकी नाक से खून भी आने लग जाता है। और एमसी यही नहीं रुकता वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है उसके मुंह पे काफी तेजी से और एमसी उसका गला पकड़ लेता है और वो किलर खांस रहा होता है। और एमसी कहता है आखिर तुम हो कौन। और वो पर्सन हंसते हुए कहता है तुम मुझे नहीं जानते होगे कौन। और एमसी उसे हैरानी से देख रहा होता है और वो किलर कहता है तुम्हें बाकी सब जाने देंगे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस जॉब को छोड़ने के बाद सरवाइव कर पाओगे। और हम देखते हैं उस किलर की आंखें लाल पड़ी होती है और साथ में आंसू भी निकल रहे होते हैं क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा होता क्योंकि हमारे एमसी ने उसे गले को पकड़ रखा होता है। तभी उसके फोन से एक आवाज आती है तुम्हारा कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगा इस बीच के बाद। और वो कॉल पे अपनी वाइफ का नाम लेता है मिजू। और हम देखते हैं उसकी वाइफ वहाँ पे खाना बना रही होती है और वो कहती है खाना लगभग बन चुका है वो जल्दी घर आ जाएगा। और तभी हम देखते हैं उसको पीछे से कोई देख रहा होता है और वो दरवाजे के पास जाते हुए कहती है आखिर वहाँ पर कौन है। और वो बाहर वाला पर्सन कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड का कोवर्कर हूँ मैं यहाँ पे कुछ देने आया हूँ क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने रिटायरमेंट ले ली है। और उसकी वाइफ कहती है क्या उसने रिटायरमेंट ले ली। और वो डोर को ओपन करती है जिसके बाहर एक बंदा खड़ा होता है उसको देख के वो पीछे की ओर हटने लग जाती है और वो बंदा अंदर आ जाता है और साथ ही में उसकी वाइफ नीचे गिर जाती है और वो कहती है मुझे बचाओ। तभी वो बंदा मीजू के बाल पकड़ लेता है और उसे गले में नाइफ रख देता है और मीजू रोते हुए कहती है प्लीज मुझे कोई बचाओ। और हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि काफी तेजी से भागते हुए अपने घर की ओर आ रहा होता है और फोन में से आवाज आती है तुम्हारी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। और वो भागते हुए अपने मन में कह रहा हो प्लीज कुछ भी गलत ना हुआ हो। और वो जल्दी से अपने घर के डोर को ओपन करता है और अपने सामने की ओर देखता है जहाँ पे शूज के निशान होते हैं जो कि खून से बने हुए होते हैं। और हमारा एमसी घर के अंदर जाता है जहाँ पर वही पर्सन बैठा होता है और वो कहता है तुम यहाँ पर आ गए। और वो अपने मुंह में चम्मच रखते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक बच्चा भी है। और वो खाना खाते हुए कहता है तुमने सिर्फ इसके लिए प्रेसिडेंट को धोखा दिया मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह के पर्सन हो गए जिसको इन सब चीजों की परवाह होगी। और हमारा एमसी जमीन पे काफी सारे खून को देखता है और वो कहता है क्या प्रेसिडेंट इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और वो पर्सन कहता है मैं उनसे बिना पूछे बता सकता हूँ वो क्या चाहता है और ये मेरा डिसीजन था इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा अगर तुम गेस कर लिया तो। और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वाइफ जिंदा है या नहीं। और ये सुन के एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं वो सभी किलर्स हमारे एमसी को मारने के लिए आ रहे होते हैं और एक बंदा एमसी के ऊपर नाइफ से अटैक करता है लेकिन एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों पे काफी खतरनाक नी मारता है जिसकी वजह से उसके हाथ टूट जाता है और वो उसी की नाइफ लेके उसको जान से मार देता है उसे गले पे अटैक करके। और इस किलर के पीछे और भी बंदे होते
होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और रैमजी उन तीनों के अटैक को डॉज करते हुए एक बंदे के गले पर अटैक कर देता है और वो उनके अटैक को डॉज कर रहा होता लेकिन पीछे जाने का रास्ता नहीं होता। और ये देख के दोनों किलर के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो वहां से साइड हट जाता है और साथ में वो उस किलर को काफी खतरनाक चपेट मारता है जिसकी वजह से वो रेलिंग के अंदर घुस जाता है और सीढ़ियों से एक बंदा नीचे उतरते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और वो उसके ऊपर किक मार देता है परफेक्टली। और रैमजी एक रूम के अंदर जाके गिरता है और उसको मारने के लिए उस रूम के अंदर बाकी किलर भी चले जाते हैं। और ये सब देख के वो मेन बंदा मजे ले रहा होता है और हम देखते हैं एक किलर को जो कि उस रूम से बाहर निकलता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन हमारा रैमजी उसके बालों को पकड़ के वापस अंदर ले लेता है और उन्हें काफी ब्रूटली मारता है और वो रूम से बाहर निकलता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कहता है वही हो जिसको मैं जानता था, रेड शर्ट। और हम देखते हैं एमसी पूरी तरीके से खून में लथपथ हो रखा होता है और वो बंदा फाइटिंग पोजीशन में आते हुए कहता है मेरे पास आओ और मुझे एंटरटेन करो। और हम देखते हैं रेड शर्ट और उसके बीच में फाइट होने लग जाती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नाइफ से अटैक कर रहे होते हैं। वो किलर अपने नाइफ को घुमाते हुए उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है और रेड शर्ट उसके अटैक से झुकते हुए बच जाता है और साथ ही में उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा थोड़ा साइड होते हुए उसके अटैक से बच जाता है और वो किलर अपने पैरों से रेड शर्ट को पकड़ लेता है और उसके हाथों पे नाइफ से अटैक कर देता है जिसकी वजह से रेड शर्ट के हाथों से खून आने लग जाता है। लेकिन रेड शर्ट झुकते हुए पकड़ लेता है, उसको उठा के अपने आगे पटक देता है और उसके मुंह पे अपने नाइफ से अटैक करने जाता है, लेकिन वो अपने फेस को साइड कर लेता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। और वो किलर वहां से हटते हुए एमसी के ऊपर फिर से नाइफ से अटैक करता है, लेकिन रेड शर्ट अपने हाथों से उसको ब्लॉक कर लेता है और रेड शर्ट उस किलर को देख रहा होता है। और हम देखते हैं उस किलर के गर्दन से खून आने लग जाता है और उन्हें गले को पकड़ के एमसी की ओर देख रहा होता है। और हम उस किलर के फेस पे पसीने भी देखते हैं जो कि उसे घबराने की वजह से निकल रहे होते हैं। और साथ ही में हमारा एमसी उसके हाथों पे अटैक कर देता है, लेकिन वो किलर यहाँ पे हार नहीं मानता और वो एमसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड शर्ट उसके सारे अटैक से डॉज करते हुए उसके वाइटर पॉइंट्स पे अपने नाइफ अटैक कर रहा होता है छोटे छोटे, जिसकी वजह से वो अपने मुंह से खून थूक देता है और वो अपने कमजोर से आवाज में बोलता है तुम कमीने। और हमारा एमसी उसको खतरनाक स्लैप मारता है जिसकी वजह से वो सोफे पे जाके गिरता है और वो किलर खांसते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं हरा सका, तुम मुझे मार दो। और हम रेड शर्ट को देखते हैं जिसने उसको मारने के लिए नाइफ को उठा लिया होता है और वो उसको सीने में नाइफ फंसा देता है। और हम उसके रूम को देखते हैं जहाँ पे लाशों की ढेर बिछ चुकी होती है। और तभी सीन फास्ट में जाता है और हम देखते हैं जब वो शादी कर रहा था अपने फियांसे से और जब उसकी वाइफ में जो प्रेग्नेंट हो गई थी, दोनों ने अपने बच्चों का अल्ट्रासाउंड भी करा रखा था। वो एक हैप्पी लाइफ चाहता था और सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं उसके सामने उसकी वाइफ की लाश जो कि जैसा उसने सपना देखा था वो पूरा नहीं हो पाया। और सीन शिफ्ट होकर हमें एक विंडो होम की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी वेडिंग रिंग और उसके बच्चे का अल्ट्रासाउंड होता है जो कि उसकी वाइफ के कैलेंडर बॉक्स के ऊपर रखा होता है। और उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता है सारे स्टाफ मेरे घर में आ चुके हैं। और वो सामने वाले पर्सन कहता है क्या तुमने उन सबको मार दिया? और वो कहता है हाँ मैंने सबको मार दिया। और वो गैंग लीडर कहता है ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मुझे माफ कर देना। और रेड शर्ट उसकी अपॉलॉजी को सुन रहा होता है और वो सामने वाला पर्सन कहता है लेकिन वो सभी मेरे फैमिली के पार्ट थे, तुमने मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी थी। और हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है प्रेसिडेंट ली क्वांग वॉन। और वो बंदा रेड शर्ट को कहता है तुम्हें और भी किलर्स मारने के लिए आएंगे। और रेड शर्ट सभी बातें सुन रहा होता है और एमसी कहता है तुम्हें अभी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। और यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हो जाता है रेड शर्ट का। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेड शर्ट और उसकी वाइफ को जो कि शादी कर रहे होते एक दूसरे से। और तभी हम देखते हैं उनकी फोटो पे खून के धब्बे और रेड शर्ट वहां से जा रहा होता है उन किलर्स को मारने के बाद। और वो आगे चलते हुए इस दरवाजे को ओपन करता है और बाहर जाते हुए कहता है मैं फिर से आऊंगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोई बंदा एप्पल छील रहा होता है और वो एप्पल छीलते हुए कहता है तुम्हें पता है ना मेन ब्रांच को और भी लोगों की जरूरत है। और दूसरा बंदा एप्पल खाते हुए कहता है आखिर उसको पकड़ने के लिए और कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा बंदा कहता है अपू की जितनी भी टीम थी वो सब के सब मारे जा चुके हैं और प्रेसिडेंट ने खुद ऑर्डर दिया है कि उन सभी के बॉडी को कलेक्ट किया जाए। और वो मोटा वाला बंदा कहता है आखिर वो उस कमीने की इतना चिंता कर ही क्यों रहा है, क्योंकि वो उसका कजन है इसलिए। आखिर वो उसमें कैसा क्या देखता है जिसने किसी पे हमला करा और खुद ही बर्बाद हो गया। उन मेन ब्रांच के अंदर 0 स्किल थी लेकिन उनके कनेक्शन काफी अच्छे थे। और वो टकला कहता है ऐसा एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो लोग रेड शर्ट के पीछे पड़े हुए हैं, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो वो लोग गलत बंदे से पंगा ले रहे हैं। और वो थोड़ा घबराते हुए कहता है वो किलर के अंदर एक लेजेंड है, मैं उसे पकड़ने के लिए और भी लोग चाहिए। वो एक ऐसा इंसान है जो कि इसको एक वॉर में बदल सकता है अगर हम सावधान नहीं हुए तो। और वो मोटा बंदा कहता है तुम मुझे उसके बारे में इतना बड़ा चढ़ा के मत बताओ, एक अफवाह तो अफवाह होती है, अब इस अफवाह को बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। अगर ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो अकेले से क्या कर सकता है। तभी दरवाजा ओपन होता है और दरवाजे के बाहर कोई होता है और ये सभी लोग दरवाजे की तरफ
देखते हैं, जिसको देख के ये लोग थोड़े घबराने लग जाते हैं। और वो टकला वो मोटा बंदा भी दरवाजे की तरफ देखते हैं। तभी टकले बंदे के फेस से पसीने आने लग जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे रेड शर्ट होता है और वो कहता है क्या तुम्हारा बॉस इधर ही है? और वहाँ के लोग कहते हैं क्या ये रेड शर्ट नहीं है? आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे मेन ब्रांच के अंदर नहीं होना चाहिए था। और वो मोटा बंदा रेड शर्ट को देखते हुए कहता है ग्रेट टाइमिंग, और वो अपनी जगह से खड़ा होता है और वो रेड शर्ट के पास चलते हुए आता है और वो कहता है क्या तुम अकेले हो? मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे पहले क्यों है मेन ब्रांच के बदले, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। ये क्या कि वो रेड शर्ट के कंधे को पकड़ लेता है और वो अपने लोगों से कहता है गाइस दरवाजे को बंद कर दो। और रेड शर्ट उस मोटे बंदे को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे कोई बंदा आता है और वो कहता है बस बहुत हुआ। और वो आगे चलते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लोग थोड़े से शॉक में है क्योंकि आजकल का दिन थोड़ा क्योटिक हो रहा है। और वो उन दोनों के बीच में खड़ा होते हुए कहता है प्लीज मेरी बात को समझो। तभी वो मोटा बंदा कहता है बॉस क्या आपको जाने दे रहे हो? और उनका बॉस कहता है हम दोनों के लिए कॉफी ले आओ, ये हमारा गेस्ट है। और वो मोटा बंदा दूसरे को कहता है तुम जल्दी से कॉफी लेके आओ। और उनका बॉस सोफे पे बैठते हुए कहता है मैं क्यूरियस हूँ आखिर तुम इस बूढ़े को ढूंढने के लिए इस समय क्यों आए हो? और रेड शर्ट कहता है तुम्हारा आदमी अभी भी मेन ब्रांच के अंदर है ना, उन सभी को इकट्ठा करो और एक कार को तैयार करो, मैं प्रेसिडेंट ली क्वांग वॉन को मार दूंगा। और ये सभी बातें उनका बॉस कॉफी पीते हुए सुन रहा होता है। तभी वो मोटा बंदा कहता है आखिर ये कमीना क्या क्या रहा है? और उनका बॉस कहता है इस मामले से तुम दूर रहो। और वो अपनी कॉफी को नीचे रखते हुए कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब काफी देर हो चुकी है? सक्सेशन वॉर काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं ग्वांगवॉन से हार चुका हूँ और मुझे नेविल से भी निकाल दिया गया है। मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ जैसा कि मुझे समाज में से निकाल दिया हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे पास उस तरह की पावर्स एग्जिस्ट करती है? और वो सिगरेट पीते हुए कहता है और वैसे भी तुम्हें ग्वांगवॉन के पास ले जाना ये एक बेटर ऑप्शन है मेरे लिए। और रेड शर्ट कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम अभी भी अपने छोटे भाई से डरते हो। क्या तुम इसलिए डर रहे हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दूसरा पैर भी कट जाएगा? तभी वो मोटा बंदा बीच में बोलते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? और उनका बॉस कहता है तुम कुछ भी मत करना पार्क डकमैन। तभी डकमैन रेड शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए कहता है मुझे तुम उस पल से ही पसंद नहीं हो जब तुमने यहाँ पे कदम रखा था। और डकमैन कहता है बॉस मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, ये दूसरों के लिए अच्छा नहीं होगा कि हम इसे इसी हालत में छोड़ दें। और वो उसको अपने सीट से उठाते हुए कहता है तुम मेरे साथ चलो आज तुम मरोगे, तुम यहाँ पे बिना डरे आगे। वो ऐसा बोल ही रहा होता है तभी रेड शर्ट उसके कंधे में नाइफ घुसा देता है, जिसको देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और वो अपने नाइफ से लगातार उस मोटे बंदे के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और वो टकला कहता है युंगनेम। और वो मोटा बंदा अपने घुटनों पे आ जाता है और दर्द से कहराते हुए उसको गाली देता है। तभी रेड शर्ट उसके बालों को पकड़ता है और गुस्से में उसके सर को टेबल पे मार देता है उसके बॉस के सामने। और वो लगातार उसके सर को टेबल पे मारते जाता है और इसका बॉस ये सब देख रहा होता है। और हम देखते हैं उसने उस मोटे वाले बंदे की हालत काफी खराब कर दी होती है और वहाँ पे किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उसको रोक सके। और वो कहता है ली बांगवान अभी तरह तरह की बातें करना बंद करो और मुझे आंसर दो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे भाई का ध्यान रख लूंगा, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? और वो बंदा रेड शर्ट को देख रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और बिल्डिंग की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे वही चेयरमैन होता है जो बाकी किलर्स के सामने होता है। और वो कहता है यहाँ पे कुछ लोग मिसिंग है। और उनमें से एक बंदा कहता है अभी तक यहाँ पे ट्रिपलेट्स नहीं आए हैं। और हमें उसके बारे में बताया जाता है जोडियक ओक डिप्टी मैनेजर ऑफ टोइलो। और उसके साइड में एक बंदा कहता है ये कितनी अमेजिंग बात है, वो लोग लेट है प्रेसिडेंट के कॉल करने के बावजूद भी। और हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जोडियक रेड डिपार्टमेंट हेड ऑफ संगजियोन। और उसके बगल में एक और बंदा कहता है उनके अंदर थोड़ी हिम्मत है। और हमें उसका इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि मैनेजर होता है जोडियक मंकी का, जिसका नाम पाक जोंगजे होता है। तभी डोर ओपन होता है और वहाँ से 3 लोग अंदर आते हैं। और वो तीनों में से कोई कहता है आखिर इस बूढ़े आदमी को क्या हुआ है? वो हमें बुलाना पसंद नहीं करता क्योंकि हम थोड़े एक्सपेंसिव है। और उनमें से कोई कहता है मुझे शायद पता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये वो है, अगर रहता है तो हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छे ऑप्शन है। और वो कहता है सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग प्रेसिडेंट के सामने हैं। और वो तीनों कहते हैं काफी लंबा समय हो गया प्रेसिडेंट। और वो सभी लोग ट्रिपलेट्स को देख रहे होते हैं। और वो प्रेसिडेंट उनकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम ये कर सकते हो? और वो ट्रिपलेट्स कहते हैं बस टीम को हमारे हाथों में सौंप दो और फिर हम उसका ध्यान रख लेंगे। और यहाँ पे चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्ट में हम रेड शर्ट के हाथ में कार की देखते हैं और उसके सामने वही बुड्ढा बैठा होता है। और वो कहता है अगर तुमने ग्वांगवान को मार दिया उसके बाद नेविल्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और मैंने अपना डिसीजन पहले ही बना लिया है, क्या तुम इसके लिए ओके हो? और रेड शर्ट कहता है तुम मुझे प्रॉपर्ली सपोर्ट करो सिर्फ। और वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम अपने भाई को मारना चाहते हो तो। और वो उस डोर से बाहर जाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और रेड शर्ट वहाँ से चला जाता है, जिसको देख के ये सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। और हम उस बुड्ढे को देखते हैं जिसने अपने सर पे हाथ रखा होता है और वो
कहता है बॉयज, और हम उसके हाथों को देखते हैं जिसके अंदर नसें आ रही होती हैं, और वो कहता है अब पासा पलट चुका है। और सीन शिफ्ट होता है रेड शर्ट की ओर आता है जो कि कार चला रहा होता है। तभी वो कार के मिरर में देखता है जहाँ पे कुछ गाड़ियां उसका पीछा कर रही होती है, और उन गाड़ियों के अंदर कोई कहता है ब्रो क्या हमें वॉशिंग मशीन खरीदना चाहिए, और कोई और बंदा कहता है ये सब इतना अचानक क्यों। और हम देखते हैं ट्रिपलेट्स होते हैं, और उनमें से एक ट्रिपलेट्स कहता है हम हमेशा तो अपने हाथों से कपड़े नहीं धो सकते। तभी उसके साथ में बैठा हुआ बंदा कहता है हमें वॉशिंग मशीन की जगह एक कंसोल लेना चाहिए जिसमें हम गेम खेल सके। और दूसरा पर्सन कहता है तुम हमेशा ही कंसोल की बात क्यों करते हो। और वो बंदा कहता है और तुम्हारा क्या। और उसके साथ वाला बंदा कहता है ज्यादातर कपड़े तुम्हारे ही होते हैं लेकिन उन सबको धोने का काम हमेशा मेरा ही होता है। और दूसरा पर्सन कहता है हम एक काम कर सकते हैं, हम रॉक पेपर सीजर कर सकते हैं और इससे डिसीजन ले सकते हैं। तभी पीछे वाला बंदा कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम दोनों मिशन पे फोकस करो और जो भी तुम खरीदना चाहते हो मैं उसे खरीद के दूंगा। इस मिशन के खत्म हो जाने के बाद सबसे पहला काम हमें रेड शर्ट को एलिमिनेट करना है। तभी हम देखते हैं उन ट्रिपलेट्स के कार के सामने एक दूसरी कार लिफ्ट मारते हुए आ जाती है, जिसको देख के वो तीनों थोड़े हैरान हो जाते हैं। और उन ट्रिपलेट्स में से एक बंदा कहता है यूंग वो हमारे सामने से आ रहा है। और दूसरा पर्सन जो ड्राइव कर रहा होता है और वो कहता है ये कमीना। और जो उनके पीछे बैठा हुआ होता है वो कहता है आगे की ओर बढ़ाओ कार को। और वो ड्राइवर अपने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और दोनों ही कार टकराने वाली होते हैं। इसे देख के यूंग काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है फक। लेकिन रेड शर्ट काफी तेजी से अपनी कार को साइड करके वहां से निकल जाता है। और यूंग कहता है क्या ये बंदा पूरी तरीके से पागल है। और यूंग सभी को चिल्लाते हुए कहता है उसे जल्दी पकड़ो। सभी किलर्स अपने गाड़ी से बाहर निकलते हैं और रेड शर्ट की ओर हथियार तांगे खड़े हो जाते हैं। और रेड शर्ट अपनी कार से बाहर निकलता है एक नाइफ के साथ, और वह सारे किलर कहते हैं यह अकेला है उसके ऊपर हमला करो अभी के अभी। और सभी किलर एक साथ रेड शर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उन किलर्स में से दो किलर रेड शर्ट पे अटैक कर देते हैं लेकिन रेड शर्ट उन्हें डॉज कर देता है और रेड शर्ट उन किलर्स को मारने लग जाता है। तभी उन ट्रिपलेट्स में से एक बंदा कहता है ब्रो हमारे लोग यहाँ पे हार रहे हैं। और यूंग कहता है ऑफ कोर्स वो लोग हारेंगे, वो लोग काफी ज्यादा वीक है, इवन मैं भी उन लोगों को अकेला मार सकता हूँ। और उसके साथ वाला बंदा कहता है तुम इन सबको अकेले मार सकते हो, मुझे तुम पे डाउट है। और यूंग कहता है तुम मेरा आजकल बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो। और पीछे वाला बंदा कहता है चोई सैमसंग चोई डूसुक तुम अपने आप को तैयार कर लो। सॉरी मैं कब से इस ड्राइवर को यूंग कह रहा था, इसका नाम कुछ और है। और वो पीछे वाला बंदा कहता है हम में से किसी एक को कभी नहीं देखने वाले, आगे बाद तुम लोग वही करो जो हम हमेशा करते आए हैं, हम तीनों एक ही है। और वो लोग अपने कार से बाहर निकल जाते हैं अपने हथियार के साथ और वो रेड शर्ट के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और रेड शर्ट उन तीनों को घूर के देख रहा होता है और वो बंदा कहता है इसको मार डालो। और वो तीनों और रेड शर्ट एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और रेड शर्ट में फेस्ट को तैयार करते हुए अपने मन में कहता है ये प्रेसिडेंट के ट्रिपलेट्स है। और वो एक ट्रिपलेट्स के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है। और रेड शर्ट उनसे लड़ते हुए अपने मन में सोचता है इनसे लड़ने के लिए हमें पहले एक चीज हमेशा देखनी पड़ती है। और हम देखते हैं जिसको रेड शर्ट ने पंच मारा था वो एक बंदे के ऊपर से जाता है और उसके नीचे से दूसरा बंदा अपने नाइफ से रेड शर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और साथ ही में उसके पीछे से एक बंदा और आके अटैक करता है। वो दोनों ही रेड शर्ट के ऊपर और नीचे से अटैक करते हैं और उस बंदे का नाइफ रेड शर्ट की आंखों के पास आ जाता है। तभी रेड शर्ट वहां से झुक जाता है जिसकी वजह से उस ट्रिपलेट्स का अटैक ही अपने साथी के ऊपर लग जाता है। लेकिन वो बंदा वहां पर नहीं रुकता, वो बंदा अपने साथी के मुंह का सहारा लेके वहां से जंप कर देता है और वो पीछे से उड़ते हुए अपने जूते से नाइफ निकालता है और वो रेड शर्ट के पीठ पे मार देता है। और वो मुस्कुराते हुए कहता है एक हिट अभी के लिए। इतना वो कहता है ये उतने पे रेड शर्ट का गला पकड़ लेता है और उसे उठा के नीचे फेंक देता है जमीन पे, जिसकी वजह से उस बंदे को काफी ज्यादा दर्द होता है। और उस बंदे की नाइफ भी उसके पास से दूर घसीटते हुए रेड शर्ट के पैरों के पास आ जाती है और रेड शर्ट उन बाकी दोनों के पास खड़ा होता है। और रेड शर्ट अपने मन में कहता है मेरे बैक की मसल कट हो चुकी है, ये लोग एडवांटेज में होंगे, अगर ये लड़ाई और भी ज्यादा लंबी हुई तो मुझे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। तभी उन ट्रिपलेट्स में से एक बंदा कहता है बड़े भाई क्या आपका फेस ठीक है और आपका एम तो काफी कमाल का था। और वो बंदा कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा जब हम घर पहुंच जाएंगे। तो उनमें से ट्रिपलेट्स कहता है तुम्हारा खेल खत्म है यंगेस्ट। तभी वो बंदा जो जमीन पे गिरा हुआ होता है वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, क्या तुम दोनों को उसे मारना नहीं चाहिए, जल्दी से जाओ उसे मार दो। और वो दोनों रेड शर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और दोनों साथ में अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं और रेड शर्ट उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है अपने नाइफ से। तभी वो तीसरा बंदा भी उस लड़ाई में ज्वाइन हो जाता है और वो गाली देते हुए रेड शर्ट के ऊपर अटैक करता है और वो अपने नाइफ को उसके थाइस में घुसा देता है। और साथ ही में बाकी दो भी उसके चेस्ट पे अपने नाइफ से अटैक कर देते हैं और वो तीनों लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और रेड शर्ट में मन में कहता है मैंने अपना काफी सारा खून गवा दिया है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं और भी ज्यादा नहीं लड़ पाऊंगा। ये लोग काफी प्रोफेशनल है जो कि एक दूसरे को एकदम अच्छे से जानते हैं। इनमें से दो बंदे मेरे हाथों को बिजी रख रहे हैं और उसी भी तीसरा बंदा मुझ पर अटैक करते रहा है जब भी उसको टाइम मिल रहा है। मुझे इनके ब्लाइंड स्पॉट पे एम करना होगा, अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी तलाश
करनी पड़ेगी। और वो उन तीनों की ओर देखता है जो कि अभी भी ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और रेड शेड उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, बड़े भाई ये ऑलमोस्ट मर चुका है, इसके बाद हम क्या करेंगे। तभी उन ट्रिपलेट्स में से वो बंदा कहता है, अपने गार्ड को डाउन मत करो नहीं तो तुम मारे जाओगे। और हम देखते हैं रेड शर्ट को जो कि उस खंबे का सहारा लेते हुए कुछ अटैक से उनके डॉज कर रहा होता है। और जो बंदा उस पर अटैक कर रहा होता है अपने मन में कहता है, हम लोग इस सिचुएशन में कंप्लीट तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन किलर होने के नाते मेरे इंस्टिंक्ट मुझे कह रहे हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है। उसकी आंखें ऐसा लग रहा है कि वो शिकार की तलाश में है। आखिर क्यों, आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये बंदा जो कि मौत के सामने है, इससे लड़ते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक गहरी खाई के ऊपर लड़ाई कर रहा हूँ। मुझे जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। और हम देखते उसके साइड से दूसरा बंदा उसके ऊपर अटैक करने को चला जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते। और उसका बड़ा भाई चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा मत करना यंगेस्ट। और हम देखते हैं रेड शर्ट की आंखें जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो यंगेस्ट को देख रही होती है। और अचानक ही रेड शर्ट उसे गले को पकड़ देता है जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाता और खांसने लग जाता है। और रेड शर्ट की बॉडी पे कई सारी जगह पर अपने नाइफ से अटैक कर देता है। और वो दोनों ट्रिपलेट्स कहते हैं, हे रुक जाओ। और वो दोनों अपने हथियार को नीचे गिराते हुए कहते हैं, मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि तुम कहोगे, बस तुम हमारे यंगेस्ट ब्रदर को अकेले छोड़ दो। और यंगेस्ट कहता है, युंग तुम कभी भी कौंसल मत खरीदना, मैं तुम्हारे हाथ से धोया। इतने पे रेड शर्ट उसके गले पे चाकू से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। और ट्रिपलेट्स कहते हैं, आखिर तुमने अभी क्या करा। और रेड शर्ट कहता है, अगर तुम्हें अपने पैरों से सही सलामत जाना है तो तुम अपने हथियार को वापस से उठा लो। और वो दोनों गुस्से में अपने हथियार को उठा लेते हैं और वो रेड शर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और रेड शर्ट उसके अटैक नीचे झुक के डॉज कर लेता है और वो अपने पंच से उसके फेस पर अटैक करता है। और दूसरा पर्सन रेड शर्ट अपने नाइफ से अटैक करता है, लेकिन रेड शर्ट उसके हाथों को पकड़ लेता है और अपने नाइफ को उसके कंधे में मारने वाला होता है। लेकिन रेड शर्ट अपने हाथों का डायरेक्शन चेंज करके उसके कंधे पर अटैक कर देता है और साथ ही में कई सारे और नाइफ के अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसको देख के वो तीसरा ट्रिपलेट कहता है, बड़े भाई। और उतने पे रेड शर्ट उसके मुंह पे किक मारता है काफी तेजी से। और ये सब देखते हुए कहता है, मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुका हूँ। और हम देखते हैं रेड शर्ट को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है इनके अंदर। और हम देखते हैं रेड शर्ट उसके ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है। और हम गाड़ी को देखते हैं जिसके ऊपर खून के धब्बे लगे होते हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है टीम ए का मिशन फेल हो चुका है, ट्रिपलेट्स को मिला के और 18 बंदे ये सभी के सभी मारे जा चुके हैं एक ही स्पॉट पे। और रेड शर्ट इसके बाद कहाँ पर चला गया इसका किसी को नहीं पता। और रेडियो पे आवाज आती है, तुम सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहो और अपने गार्ड को डाउन बिल्कुल मत करना। और एक बंदा रेडियो पे कहता है, हमने रेड शर्ट की लोकेशन ढूंढ ली है। और वो रेडियो वाला बंदा कहता है, कहाँ पर। और वो पर्सन कहता है, वो हमारे सामने ही है। और हम रेड शर्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और उसके शर्ट पे काफी ज्यादा खून लगे होते हैं। और यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म हो जाता है।